18 जुलाई 2024, जी हाँ, ये वही तिथि है जिसमें आदिवासी जनजाति समूह ने एक मांग को दोहरा दिया है। हालांकि वो मांग 12 वर्ष पुरानी है। ये जायज है या नहीं है, ये तो शासन तय करेगी और ये भी तय होगा कि ये कितना प्रासंगिक है, क्योंकि प्रासंगिकता की यदि बात करें या इस संदर्भ में हम सिंहावलोकन करें अथवा विश्लेषण करें तो फिर बात पुनः आ जाएगी आदिवासी जनजातियों की और उसमें जयेश की भूमिका को लेकर। जी हाँ, जयेश की भूमिका को लेकर मुख नायक ने पिछले 2 महा एपिसोड आप लोग के सामने प्रसारित किए हैं। चूंकि आप लोग का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और आपने उसे पसंद किया है, लाइक किया और शेयर भी किया है, इसलिए मुख नायक आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं आदिवासी जनजातियों की। जी हाँ, ये शब्द प्रासंगिक है, चाहे राजनीतिक स्तर से कहे, चाहे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहे या फिर अपनी जायज मांग को लेकर कहे, क्योंकि जायज शब्द का सदुपयोग इसलिए कर रहा है मुख नायक क्योंकि इसके आधार पर भारत में कई राज्यों का निर्माण हुआ है। बात करते हैं इतिहास की। जी हाँ, यदि इतिहास की बात करें तो वैदिक काल से भी पूर्व इस देश के जो मूल निवासी थे जनजातीय लोग, उनका स्वतंत्रता, उनकी संस्कृति और उनकी मांगों को लेकर सरकार अभी भी जागरूक है। किंतु जागरूकता का पैमाना यह है कि जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं, विशेष करके जनजातीय के विभिन्न सामाजिक समूह, और उस समूह में नाम आता है जयेश का। जी हाँ, जयेश ने इस संदर्भ में कुछ तथ्य रखे हैं और उन्हीं तथ्यों का आज विश्लेषण करने जा रहा है, सिंहावलोकन करने जा रहा है मुख नायक। और बात करते हैं इतिहास की। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में यदि पलट कर देखा जाए तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जी हाँ, 1857, ये इतिहास के पन्नों में उल्लेखित है, इसलिए तथ्यात्मक बात करता है मुख नायक। तो 1857 की क्रांति के बाद इस देश में अंग्रेजों ने सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया, यानी कि कंपनी का जो शासन इस देश में चल रहा था, अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया और सीधा हाथ चले गया विक्टोरिया रानी के पास, यानी कि अंग्रेजों का मुख्यालय ब्रिटिश सरकार ने सीधा अपने हाथ में ले लिया। और उन 1857 की क्रांति हालांकि असफल तो हुई है, किंतु अंग्रेजों की चूल हिला दी थी और चूल हिलाने का काम किया था इस देश के जनजातीय महायोद्धाओं ने, जिन्होंने अपने अस्तित्व से लेकर अभी तक अपने स्वयं को इस संघर्ष में झोंक रखा है कि उन्हें संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें जंगल और जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जयेश ने जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। जी हाँ, और उसी मुहिम के तहत बात करते हैं हम 1857 की, क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने 1871 में एक कानून पारित किया था और उस कानून के तहत इस देश की जनजातीय कुछ जनजातियां हैं उनको परंपरागत अपराधी घोषित कर दिया गया था, यानी कि उन स्कूल में ये आदिवासी जनजाति में भी पैदा होना या अपराध की श्रेणी में ले लिया गया था और उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया था। ये अंग्रेजों ने 1871 में वो कानून पास किया था। उसके बाद बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण बात जनजातीय समुदाय के बारे में, आदिवासियों के बारे में। चूंकि वे देश के हुक्मरान रहे, यहाँ के निवासी रहे हैं, तो एक तिथि आती है 17 नवंबर 1913। जी हाँ, ये वो तिथि है जिस पर अंग्रेजों
और आदिवासी जनजातीय मूल निवासियों के बीच मानगढ़ में एक महायुद्ध हुआ था। उस महायुद्ध को यदि सबसे बड़ी रक्तपात की क्रांति कहे या सबसे ज्यादा इसमें हताहत हुए थे या जो माता और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और सबसे बड़े इस नरसंहार में आदिवासियों का कत्लेआम हो गया था, वो भी अंग्रेजी सेनाओं के बीच में सीधे संघर्ष के कारण, क्योंकि आदिवासी परंपरागत संसाधन हथियारों से और बहादुरी से निडरता से उस युद्ध में लड़ रहे थे, वही आधुनिक हथियारों से एक और लड़ रहे थे अंग्रेज। बहरहाल फिर जिसका खामियाजा ना भुगतना पड़ा यहाँ के जनजातियों को। तो यदि 1857 के बाद इतिहास के पन्नों में यदि यह लिख दिया गया है कि 13 अप्रैल 1919 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह सबसे बड़ा हत्याकांड जनरल ओडायर के द्वारा किया गया था, लेकिन उससे भी पूर्व का जो हत्याकांड इस देश में जो संघर्ष हुआ था, जो महायुद्ध हुआ था, उस महायुद्ध में मानगढ़, जी हाँ, राजस्थान का वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों और आदिवासी जनजातियों के बीच संघर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार था वो अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इस देश के मूल निवासी जनजातियों ने बहादुरी से अपने प्राण तो त्याग दिए, किंतु अभी तक वे संघर्षरत रहे। उस जमाने में वे गोरे अंग्रेज से लड़ते रहे, लेकिन वर्तमान में उनके शब्दों में कहे तो काले अंग्रेजों से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हो गया, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन्हें तमाम संवैधानिक अधिकार दिए, जिसमें वे स्वायत्तता से अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए तथा अपने मान सम्मान और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए उनको पुनः संघर्ष करना पड़ा। और इसी संघर्ष को पहला जो पर लगा था वो 11 वर्ष पूर्व लगा था, और ये मांग कर ली गई थी कि क्यों ना आदिवासियों का भी स्वतंत्र भारत में एक राज्य होना चाहिए, और स्वतंत्र भारत में राज्य की मांग की गई, और उस राज्य का नाम उन्होंने सुझाया भिलिस्तान। और उस भिलिस्तान का राजनीतिक प्रस्ताव भी 2024 में वही मानगढ़ धाम से रखा गया, और उसमें कहा गया कि 4 राज्य, जी हाँ, क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 राज्यों के लगभग 49 जिलों को मिलाकर एक भीलस्थान राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। और उसी के तहत अब ये तक कहा गया है कि ये राज्य बनना चाहिए। उसके लिए कई तर्क दिए हैं। यदि हम देश के प्रदेश अध्यक्ष मुजालदा के शब्दों में कहे कि जिस प्रकार अमेरिका देश है वहां पर 50 राज्य बन सकते हैं, वो भारत की तुलना में जनसंख्या के दृष्टिकोण से छोटा देश है, वहां पर 50 राज्य है, तो क्यों न 29 राज्य वाले भारत में एक और राज्य बना दिया जाए, 30वां राज्य, तो कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी। उसी प्रकार एक और तर्क दिया गया कि जिस प्रकार बिहार से झारखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, तो ये छोटे छोटे राज्य भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तो बनाने की आवश्यकता है। उसमें एक और तर्क दे दिया गया कि भीलों, जी हाँ, क्योंकि भीलों की विश्व के संदर्भ में यदि बात करें तो 40 लाख के लगभग बोली भाषा है, और भारत के ही संदर्भ में कहें तो यहाँ की जनसंख्या यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 21% है, 9% महाराष्ट्र, 11% राजस्थान है। तो इस प्रकार इतनी जनसंख्या को मिलाकर एक राज्य आसानी से बनाया जा सकता है। जहां तक भिलिस्तान शब्द के उत्पत्ति का संबंध है, ये तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भील, या जिसका एक और अर्थ होता है धनुष, और जो धनुष धारण करते हैं, क्योंकि भील जनजाति जो लोग हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों में निवास करते हैं, इसलिए धनुष बाण रखते हैं, और वे जबरदस्त तीरंदाज होते हैं, निशानेबाज होते हैं, इसलिए उनकी जो बोली है वो भीली है, और उनका जो
सुरक्षा का साधन है वो धनुष बाण है, इस आधार पर भी भिलिस्तान राज्य बनाया जा सकता है। ये मांग सामाजिक स्तर से लेकर राजनीतिक मंच तक आई और फिर प्रश्न ये उठा जयेश के सामने, आखिर ये प्रश्न गया कि क्यों भिलिस्तान क्यों बनाया जा रहा है, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी। तो जो मनावर के विधायक हैं और वे विधायक होने के साथ साथ वे मांग उठाते रहते हैं, उनका तर्क है कि आदिवासियों के विकास के लिए जो संविधान में व्यवस्था की गई है, उस विकास के आधार पर जो धन आता है राज्यों में, उस धन का उपयोग जनजातीय समूह न करते हुए अन्य सामान्य क्षेत्रों में उसका विकास के कार्य में उस धन का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि उस धन का दुरुपयोग है। इसलिए यदि भिलिस्तान राज्य बना दिया गया जयेश के शब्दों में, तो निश्चित रूप से विकास होगा और विकास यदि होता है तो आदिवासियों की जो खास उनकी मांगे है वो पूरी होगी। दूसरा एक तर्क मध्य प्रदेश के विधानसभा में रखा गया। रतलाम जिले के सेलाना विधायक कमलेश डोडियार, जी हाँ, भारत आदिवासी पार्टी के मुखिया, जिसका मुख्यालय रतलाम में है और राजस्थान में भी उनका अधिक प्रभाव है। इस पार्टी से जो विधायक चुन कर रहा है कमलेश डोडियार जी ने विधानसभा के पटल पर ये मांग रखी कि भिलिस्तान बना दिया जाए, किंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया कि ये जो अधिकार है ये केंद्र का है। किंतु भारतीय संविधान के पन्नों को पलटकर देख लिया जाए तो संविधान के भाग 3 में यदि राज्य के द्वारा प्रस्ताव पास कर संसद के पटल तक पहुंचा दिया, संसद के पटल में रखा जाए, तो संसद कानून बनाकर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करके एक राज्य बना सकता है। तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो मांग उठी है भिलिस्तान की, तो क्या फिर भिलिस्तान राज्य बन जाएगा या फिर शासन को वही डर होगा कि अधिक राज्य बनने से भाषावाद, अलगाववाद का फिर से इस देश में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन सरकार तय करेगी और ये जो आदिवासी जनजाति लोग ये तय करेंगे कि आखिर उनको क्या चाहिए। नमस्कार।